प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज के अंदर बात कर रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज नेक्स्ट 5वें लेसन के बारे में बात करेंगे, प्रवास और मानव अधिवास। इससे पहले इस यूनिट के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की और जनसंख्या संरचना की। आज हमारा नया लेसन होगा 5वां, जिसका नाम है प्रवास एवं मानव विकास। तो प्रवास और मानव विकास के अंदर आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रवास की संकल्पना के बारे में, प्रवास के प्रकारों के बारे में और मानव प्रवास के विभिन्न पक्षों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवास की संकल्पना के बारे में। प्रवास की संकल्पना क्या है, प्रवास किसे कहते हैं? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मानव का गमन करना प्रवास कहलाता है। सामान्यतः हमें यही दिखता है। प्रवास आज नहीं होता आ रहा है, प्राचीन काल से ही प्रवास होता आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मनुष्य एक सामाजिक और गतिशील प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक और गतिशील प्राणी होने के कारण मनुष्य का प्रवास प्राचीन काल से भी विभिन्न कारणों से होता आया है। प्राचीन काल के अंदर विभिन्न सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से भी मानव का प्रवास होता आया है। आज मानव के सामने प्रवास के कई विकल्प मौजूद होते हैं, तो वो उस मानव की इच्छा का कारण प्रवास है जो बनता है। तो आज मानव की इच्छा का कारण प्रवास है और पहले विभिन्न कारणों से प्रवास होता था, और आज के प्रवास को केवल और केवल परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के जननांकिकी के अंदर परिवर्तन के रूप में प्रवास को देखा जाता है। आज हम लोग बात करें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। किसने बताया ये? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर पर ये बताया कि प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता है। प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में देखने को मिलती है। इकाई में देखने को मिलती है। यूएनओ ने बताया कि प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान और पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। जिसमें रहने का मूल स्थान तथा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार प्रवास स्थायी होता है। प्रवास स्थायी होता है क्योंकि मानव का निवास स्थायी रूप से परिवर्तित होता है। स्थायी रूप से परिवर्तित होता है। काफ़ी लंबी परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हमें बताई गई है कि प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान और पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार प्रवास स्थायी होता है क्योंकि इसमें
क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित होता है। इस प्रकार प्रवास के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताया गया, ये इस प्रकार की परिभाषा है कि प्रवास स्थायी एक भौगोलिक इकाई दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य होता देखने को मिलता है, जिसमें रहने का मूल स्थान पहुंचने का स्थान भिन्न होता है। प्रवास स्थायी होता है क्योंकि इसमें निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित होता है। अब हम लोग बात करते हैं बोग महोदय की। बोग महोदय ने बताया एक समूह या समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर अन्य स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ये बोग महोदय बनाया कि एक समूह या समुदाय के द्वारा जब अपना स्थान त्याग कर अन्य स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। ये परिभाषा हमें किसके द्वारा बताएगी? बोग महोदय के द्वारा बताएगी। इस प्रकार जनसंख्या प्रवास की संकल्पना के अंदर हमें ये देखने को मिला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और गतिशील प्राणी है, इसीलिए उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर किसी कारण से हो जाता है और प्राचीन समय में विभिन्न कारणों से स्थानांतरण होता आया है और प्राचीन समय में भी हुआ है और आज मनुष्य का स्थानांतरण या प्रवास प्राचीन समय की तुलना में ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रवास के विभिन्न प्रकारों के बारे में। प्रवास के मुख्यतः दो भेद देखने को हमें मिलते हैं। एक पहला है आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। प्रवास के कितने भेद है हमारे सामने? दो भेद है, एक है आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास किसे कहेंगे और उत्प्रवास किसे कहेंगे? उससे पहले जैसे मान लीजिए किसी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु समजलवायु है, राजनीतिक रूप से स्थिर क्षेत्र है, अच्छी सुविधाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा की, रोजगार के बहुत अच्छे साधन हैं, चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत अच्छी है, शिक्षा भी अच्छी तरह से उपलब्ध होती है, उच्च गुणवत्ता युक्त मिलती है। और एक दूसरी तरफ असमतल भूभाग है जहां हर समय बाढ़ भूकंप का खतरा रहता है, राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है। आप कौन से क्षेत्र में जाकर बसना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सम जलवायु है, राजनीतिक रूप से स्थिर है, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, वहाँ पर जाकर हम लोग बसना चाहेंगे। तो प्रवास भी इन्हीं कारणों से ही होता है, या तो रोजगार के लिए होता है या जलवायु अच्छी होती है, यानी इन्हीं कारणों की वजह से ही प्रवास है जो होता है। अब प्रवास में होगा क्या? एक स्थान आप छोड़ेंगे और दूसरे स्थान की ओर गमन करेंगे। तो एक स्थान, जिस स्थान को आप छोड़ रहे हैं उसे हम कहेंगे उत्प्रवास, और जहां हम लोग जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? आप्रवास। तो सबसे पहले बात करते हैं आप्रवास किसे कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी स्थानों से लोग उस प्रदेश के अंदर आते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी क्षेत्रों से लोग उस प्रदेश में आते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, यहाँ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, इसीलिए लोग इस स्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं। दूसरा है उत्प्रवास। उत्प्रवास क्यों होगा? व्यक्ति कोई भी स्थान क्यों छोड़ना चाहेगा? या तो वहाँ पे रोजगार नहीं है, या वो क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से वो क्षेत्र अशांत है, या वहाँ पे आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कमजोर क्षेत्र है, रोजगार के साधन नहीं हैं, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ना चाहता है। तो उत्प्रवास किसे कहते हैं? अब इसकी बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाता है। वह प्रक्रिया
जिसमें व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर गमन करता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। यानी व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। जैसे यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, दक्षिण अफ्रीका की तरफ, एशिया की तरफ और ज़्यादातर विशेषकर उत्तरी अमेरिका की तरफ। तो यूरोपीय लोग अपना मूल स्थान छोड़ के चले गए तो उसे हम कहेंगे उत्प्रवास। और आप्रवास जैसे हम कहते हैं अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ओर यूरोपीय लोग आए तो वहाँ पे क्या होगा, वो आप्रवास होगा। इस प्रकार प्रवास के प्रकार या प्रवास के भेद कितने हैं, दो है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब क्यों होगा, क्योंकि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी, सुविधाएं अच्छी होगी। और उत्प्रवास क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति वहाँ परेशान होगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, जलवायु अच्छी नहीं होगी, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से वो अशांत क्षेत्र होगा, इसीलिए व्यक्ति उत्प्रवास करेगा। अब हम लोग बात करते हैं मानव प्रवास के विभिन्न पक्षों के बारे में। मानव प्रवास के विभिन्न पक्ष, मानव प्रवास के 5 पक्षों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देश पक्ष, दूसरा मानव प्रवास का पक्ष है काल पक्ष, तीसरा मानव प्रवास का पक्ष है कारण पक्ष, चौथा मानव प्रवास का पक्ष है वो है संख्या पक्ष, संख्या पक्ष, पांचवा मानव प्रवास का जो पक्ष है वो है स्थिरता पक्ष। इस प्रकार मानव प्रवास के कितने पक्ष है, 5 पक्ष है, जिन 5 पक्षों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो मानव प्रवास के कितने पक्ष हैं, 5 पक्ष। देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देश पक्ष के बारे में कि भाई देश पक्ष में मानव प्रवास का अध्ययन करते हैं तो उस टाइम किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य का स्थानांतरण एशिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका की ओर हुआ या यूरोप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर हुआ। क्या हुआ, महाद्वीपीय स्थानांतरण हुआ, ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं एक देश से दूसरे देश में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण हुआ। एक ही देश के अंदर हुआ और एक ही राज्य के अंदर स्थानांतरण हुआ तो स्थानीय प्रवास हुआ। यानी इस तरह से यदि एक राज्य के अंदर होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो अंतर्राज्यीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होता है तो उसे अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। तो इन पक्षों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, देश पक्ष के अंदर करते हैं। जैसे अंतर महाद्वीपीय, महाद्वीपीय और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, स्थानीय, इस प्रकार के प्रवास को हम देश पक्ष के अंदर अध्ययन करते हैं। तो देश पक्ष के अंदर अंतर महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय प्रवास, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो अध्ययन का बिंदु है वो है काल पक्ष, यानी जिसके अंदर समय के बारे में देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से किसी देश के अंदर जाके बस जाता है और वहाँ के सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है तो उसे हम कह सकेंगे स्थायी प्रवास हुआ। कैसा प्रवास हुआ, स्थायी प्रवास। यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए, जैसे कुछ समय के लिए एक व्यक्ति दूसरे राज्य के अंदर व्यापार के लिए जाता है तो उससे प्रवास को, या कोई विद्यार्थी कुछ समय के लिए अपने अध्ययन हेतु किसी दूसरे राज्य के अंदर जाता है उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
तो वो से हम कहेंगे सामयिक प्रवास। और यदि कोई व्यक्ति एक दिन प्रवास करता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे गांव से दिहाड़ी मजदूर शहर की तरफ एक दिन के लिए जाते हैं और वापस शाम को जब अपने घर लौट जाते हैं, तो ऐसा प्रवास दैनिक प्रवास होता है। तो दैनिक प्रवास, सामयिक प्रवास, स्थायी प्रवास, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये प्रवास का कौन सा पक्ष है? काल पक्ष है। प्रवास का कौन सा पक्ष है? काल पक्ष है, जिसमें इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर बात करेंगे हम तीसरे प्रवास के पक्ष की, वो है कारण पक्ष, जिसके अंदर देखा जाता है कि मनुष्य ने प्रवास किस कारण किया। जैसे एक विद्यार्थी कुछ समय के लिए शहर की तरफ जाता है, कारण क्या होगा उसका? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति कुछ समय के लिए दूसरे राज्य के अंदर गमन करता है, व्यापार के लिए जाता है, तो उसका कारण क्या है? आर्थिक कारण। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर लोग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुछ समय के लिए पहाड़ों के ऊपर रहते हैं और कुछ समय के लिए नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ की जलवायु उनका एक कारण बनता है। जलवायु के कारण भी प्रवास होता है। तो इस प्रकार प्रवास के कारणों के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, इन कारणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर कारण प्रवास किस कारण से हुआ, जिन कारणों के बारे में चर्चा की जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं संख्या पक्ष के अंदर। संख्या पक्ष में क्या देखा जाता है कि बाहर जाने वाले लोग कितने हैं और आने वाले लोग कितने हैं। यानी इसमें अप्रवासी कितने हैं और उक्त प्रवासी कितने हैं। अब किसी भी प्रदेश से यदि अप्रवासी ज़्यादा है और उक्त प्रवासी कम है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण ज़्यादातर कहाँ हो गया? नगरों की ओर। गांव से उक्त प्रवास हो गया, नगरों की ओर अप्रवास हो गया, तो नगरीय जनसंख्या के अंदर, नगरीय क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ गया। और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रण बढ़ने के कारण वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ की जो सुविधाएँ हैं उनके ऊपर भार बढ़ गया। सरकार की योजनाएं जो भी लागू होती है वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। तो नगरीय क्षेत्रों के अंदर इसके अंदर संख्या को देखा जाता है, और इसमें यदि ज़्यादा अंतर देखने को मिले तो किस क्षेत्र की जनसंख्या के अंदर भारी असंतुलन देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार जिसमें संख्या पक्ष को देखा जाता है कि भाई अप्रवासी और उक्त प्रवासी जो है वो कितने हैं। यदि अप्रवासी ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, उक्त प्रवासी ज़्यादा है तो उस प्रदेश की जनसंख्या घट जाती है, और इससे जनसंख्या के अंदर भारी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए अप्रवास और उक्त प्रवास के अंदर संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगला जो जनसंख्या के मानव प्रवास का पक्ष है वो है स्थिरता पक्ष, जिसमें देखा जाता है कि जनता या लोग किसी देश में जाकर स्थायी रूप से बसे हैं या अस्थायी रूप से बसे हैं। जैसे यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, विशेषकर उत्तरी अमेरिका की ओर, दक्षिण अफ्रीका की ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर हुआ, तो यूरोपीय लोग वहां जाकर स्थायी रूप से बस गए और वहीं की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली। तो इसके अंदर स्थिरता को देखा जाता है कि भी प्रवास स्थिर है या अस्थिर है। जैसे कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति व्यापार के लिए या अन्य कारणों से जाता है तो वो प्रवास जिसके अंदर स्थिरता नहीं होती है, तो इसके अंदर प्रवास की स्थिरता है या अस्थिरता उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा मानव प्रवास के कुल कितने पक्ष है? 5 पक्ष। देश पक्ष, जिसके अंदर अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानिक प्रवास। काल पक्ष के बारे में, समय के बारे में देखा है, सामयिक है, दैनिक है या स्थायी है या अस्थायी प्रवास है। कारण पक्ष के अंदर किन कारणों से प्रवास हो रहा है उनके बारे में देखा जाता है। संख्या पक्ष के अंदर देखा जाता है अप्रवासी कितने हैं, उत्त प्रवासी कितने हैं। यदि अप्रवासी और उत्त प्रवासी का संतुलन अच्छा नहीं है तो उस प्रदेश की जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ जाता है। और स्थिरता पक्ष के अंदर देखा जाता है कि व्यक्ति स्थायी रूप से जाकर बस गया, जैसे यूरोपीय लोगों का स्थायी रूप से जाकर बसना हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो इस तरह से प्रवास के विभिन्न पक्ष जो है जिनके अंदर हम लोग मानव प्रवास के बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हमने इनके बारे में बात की है। सबसे पहले प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करना प्रवास कहलाता है, और जिसके बारे में अलग अलग परिभाषा यदि पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ और बोग महोदय की तो उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। अप्रवास व उत्त प्रवास किसे कहते हैं ये भी काम करना है आप लोगों को। और मानव प्रवास के विभिन्न पक्ष, मानव प्रवास के पक्ष कितने हैं?
5 पक्ष है, और फिर यूएनओ के अनुसार प्रवास किसे कहते हैं। यह आज का काम रहेगा आपका, जिसे आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं, और इन प्रश्नों के सभी जवाब हमने इस लेसन के अंदर बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।